खान साहब, खान साहब आप सो रहे हैं? अरमान खान साहब। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जी हाँ। ये क्या है? ये क्या कुछ है? ये तो गाना भी नहीं है कोई, ये मिक्स कर दिए आपने सारे कुछ गाने। नहीं, ये कुछ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अच्छा याद एक गड़बड़ हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं। आप अपनी यादों के अंदर से जर्नलिज्म के कोई वाकयात सुना सकते हैं हमें? आपको जर्नलिज्म पे बात करने के लिए बुलाया था। बताइए आप बड़े सहाफ़ी कैसे बने? मतलब आपको बड़ा सहाफ़ी क्यों समझे हम? मोहम्मद अली खान साहब, शायद मैं दुनिया का वो वाहिद रिपोर्टर हूँ जिसे ये एजाज़ हासिल है कि उसने तने तनहा अमेज़न के जंगलात में पहली बार, जी हाँ, ये क्रेडिट सिर्फ मेरे हिस्से में आया। पहली बार मैंने किसी एनाकोंडा के मुंह के आगे माइक रखकर उससे लचकदार होने का सवाल किया है। ये एजाज़ सिर्फ इस नाचीज़ को हासिल है। आपने क्या सवाल पूछा? मैंने उससे पूछा कि आप इतने लचीले कैसे हैं? इतनी लचक आप में कहाँ से आई? अरमान खान साहब, एक एनाकोंडा के सामने आपने माइक रख दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ा काम कर दिया आपने? देखिए, बात ये है अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरे नन्हे-मुन्ने सहाफ़ी, कोई भी दुनिया का सहाफ़ी, उसमें इतनी जुर्रत, इतनी करज, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक एनाकोंडा के समूह के आगे माइक रख के उससे उससे उसके लचकदार होने का सवाल कर सके। कई सहाफ़ी डर जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं, उनकी उनकी लुकनत आ जाती। और आपको पता है कि अगर सहाफ़ी ज़र्द पड़ जाए तो उसे ज़र्द सहाफ़त करने वाला सहाफ़ी कहते हैं। और बाज़ सहाफ़ी सांप के करीब जाते हुए हाथों पे लिफ़ाफ़ा चढ़ा लेते हैं और उनको लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं इस हवाले से। और बाज़ सहाफ़ी एनाकोंडा का इंटरव्यू लेते हुए काँपते हैं, हकलाते हैं, लुकनत आ जाती है वो बात करते हुए, वो जुमला मैं समझ गया, मैं समझ मुकम्मल गया, नहीं कर मैं समझ पाते। गया। सर तो आपने ये फ़र्क है इन आपने तमाम चीज़ों में। आपने जब ये शोहरा आफाक इंटरव्यू लिया तो उसके बाद से ये इतनी फ्लुएंसी आई है आपके अंदर, मैं समझ गया, आई गेट इट। सर ये बताइए कि आप माशाल्लाह सहाफ़त में एक नाम रखते हैं, कभी किसी सहाफ़ी से जेलस हुए? अपने दौर के अहद के किसी सहाफ़ी को देख के आपने सोचा हो कि यार काश ये जो काम कर रहा है ये मैं कर लेता? हमारे पुराने इदारे में तो मशहूर था कि अगर ये 2 सहाफ़ी मिल जाएँ, तो हमें 24 घंटे में कोई और शो चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही बहुत तेज़ और लंबा बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल वड़ाइच साहब की। सर कैसी बातें कर रहे हैं? सुहेल बड़ाइच साहब तो बड़े धीमे लहजे के सहाफ़ी हैं और बड़े आराम से शुफ़्ता उर्दू बोलते हुए वो सवाल पूछते हैं। ख़ैर आप ये बताइए कि आप उनसे जेलस क्यों हैं? देखिए, जेलस होने की कई वजूहात हैं, लेकिन मैं एक चीज़ से उन पे जेलस होता था। ऐसा नहीं कि मेरी तनख्वाह कम थी, मेरी भी तनख्वाह अच्छी खासी थी, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब टीए, डीए लेते थे और खर्चा अपने पल्ले से नहीं, बल्कि दूसरों जो मेहमान आते थे, उनके पल्ले से खर्चा करवाते थे। यानी कि क्या ही अजीब बात है, टीए, डीए भी खर्च नहीं हो रहा। अल्लाह की पनाह, ये कोई तरीक़ेकार है? मैं ये देखता था कि यार ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी आँखों के सामने, यानी कि हमें एक कप चाय प्याली भी बमुश्किल मिलती थी, और ये शख्स, ये सहाफ़ी मज़े उड़ा रहा है, टीए-डीए ले रहा है, सफ़र कर रहा है, कभी इस देश जा रहा है, कभी उस देश जा रहा है। मुल्कों-मुल्कों घूम के इसने मुल्क ही मिटा दिए। ये बहुत पुराना सहाफ़ी है। मैं तो अली मोहम्मद ख़ान साहब आपसे कहूँगा कि अगर सुहेल वड़ाइच साहब को किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाया जाए, तो चेकिंग के बाद पूरे 25 लाख किलोमीटर चले हुए मीटर के साथ नज़र आएँगे। ये बहुत चले हुए सहाफ़ी हैं, बहुत नहीं पुराने। डेफ़िनेटली, लेकिन उन्होंने जो एक लाइब्रेरी बिल्ड की है इंटरव्यूज़ की, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जिन-जिन शख्सियात के इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिन-जिन लोगों को जाके मिले हैं, उनसे ऐसे-ऐसे सवाल किए हैं जो शायद कोई और पूछने की हिम्मत ना करता, तो ये तो उनको एज़ाज़ है। माफ़ कीजिएगा अली मोहम्मद ख़ान साहब, अगर सुहेल वड़ाइच साहब पुराने दौर में होते, तो दुश्मन के हमले का ऐलान कुछ यूँ करते हैं। दुश्मन ने हमले की तैयारी कर ली है। इससे पहले वो हमला करे, आप हमला कर दें। और इतने में दुश्मन हमला करके, बलिया बेट करके चला गया होता। जी हाँ, लेकिन मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं कर रहा। अरमान खान साहब मुझे ये बताएँ कि आप पाकिस्तान के एक मारूफ़ तरीन टीवी चैनल के साथ वाबस्ता थे। उसके अखबार में लिखते थे, टीवी पे प्रोग्राम किया करते थे। फिर आपने अचानक से वो चैनल छोड़ दिया। क्या सिर्फ़ पैसे के लिए?
नहीं, पैसा पैसा मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं रहा, पैसे को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। मैंने अहमियत दी है तो सिर्फ़ रुपए को दी है। जोक्स अपार्ट, मेरा उनके साथ एक इख्तिलाफ़ी नोट पर मामला ख़राब हो गया था। उनका एक कैरेक्टर था मिस्टर जीव के नाम से। मेरा ये ख़्याल था कि मिस्टर जीव को मिस्टर जीव नहीं बल्कि मिस्टर चे होना चाहिए, जिसकी वज़ह से वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल होता। लेकिन उन्होंने मेरा ये सजेशन जो है वो नेगलेक्ट कर दिया। इख्तिलाफ़ इतना बढ़ गया कि मैंने अपने दोनों नुक्ते उठाए और अपना ही नुक्ता बना डाला। आपने वो इदारा छोड़ दिया इख्तलाफ की बुनियाद पे। आपका इतना हाईली रेटेड शो था, उसका क्या बना? सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद शायद इनकी अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे रिज़ाइन देने के बाद अगले दिन ही मेरे ही साइज़ का बंदा, मेरे ही जैसे बोलने वाला, मेरे ही जैसे चश्मे लगाने वाला और उसके नाम के साथ भी खान आता था, उसे बिठा दिया। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि आपका शो आपसे लेके किसी और के पास चला गया। नहीं, नहीं, मैं तो पूरा साल यही घर बैठे समझता रहा कि शायद ये शो मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ये इदारा नहीं छोड़ा है। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। सहाफ़त में इस तरह की कन्फ्यूज़न्स हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अरमान खान साहब, ये तो दुनिया का निज़ाम है। एक चीज़ को रिप्लेस करने के लिए दूसरी चीज़ आ जाती है। एक है तो दूसरी भी होती है चीज़। नहीं, एक चीज़ रिप्लेस नहीं होती, एक चीज़ अगर एक बार हो गई तो हो गई, वो दोबारा नहीं होती। ऐसा नहीं है। एक चीज़ होती है, उसके बाद कोई और चीज़ हो जाती है। तुम अभी नन्हे सहाफ़ी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं, जब बड़े होगे, समझोगे, सहाफ़त सीखोगे, फिर तुम्हें समझ आएगी। इस उम्र में एक चीज़ एक ही बार होती है। अरमान खान साहब, पता नहीं आप किस तरफ बात को लेके जा रहे हैं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। खैर, ये बताइए कि आप जिस चैनल के साथ मुलाज़मत किया करते थे शुरू-शुरू में, उसमें आपके साथ और बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ी काम किया करते थे। हामिद मीर साहब का नाम एक ऐसा नाम है, जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ के लिए मशहूर है। इसके अलावा उनका जो इंटरव्यू था, जो उसामा बिन लादेन का उन्होंने किया, वो उसने बड़ी शोहरत पाई। आपने कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं किया? नहीं, मैंने बिल्कुल किया। जिन दिनों आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, उसी दौरान मुझे भी एक इंटरव्यू की ऑफ़र आई थी और वो ऑफ़र आई थी बग्स बनी की तरफ से। बग्स बनी ने काफ़ी अरसे मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैं चूँकि मसरूफ़ था अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में, ख़ैर जैसे-तैसे करके बग्स बनी से बात हुई। बग्स बनी से जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो फूट-फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मुझे एक मुच्छर शिकारी तंग कर रहा है और उसामा बिन लादेन के साथ आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? बग्स बनी को। यार कोई, अरमान खान साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर उसामा बिन लादेन एक इंटरनेशनल फिगर, दूसरी तरफ बग्स बनी एक कार्टून ख्याली कैरेक्टर। आप ये देखिए ना कि ख़याली कैरेक्टर तो उसामा बिन लादेन भी है और सबसे बड़ी बात ये है कि उसामा बिन लादेन ने कितने धमाके किए होंगे, 1-2 किए होंगे, लेकिन बग्स बनी ने हर अपने नए एपिसोड में 5-6 धमाके किए, बल्कि एक में तो उसने पूरा खेत का खेत उड़ा दिया। तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है उसामा बिन लादेन से। ये इंटरव्यू का किस्सा भी बड़ा कमाल का है अली मोहम्मद ख़ान साहब। मैं एक दिन अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को रीड कर रहा था, अपने तज्ज़ियात बना रहा था, तो मुझे एक अननोन कॉल आई। मैंने हेलो कहा तो आगे से आवाज़ आई, व्हाट्सएप डॉक। मैं समझ गया ये बग्स बनी है। बग्स बनी ने मुझसे कहा कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहूँगा, लेकिन एक शर्त है। मेरे इलाके में बड़ा ख़तरनाक मामला चल रहा है, आपको भेस बदल कर आना होगा। मैंने जनाब ट्वीटी का भेस बदला और बग्स बनी के पास पहुँच गया, लेकिन रास्ते में दुश्वारियाँ भी थी। ये नहीं कि वो इंटरव्यू आसान था। हामिद मीर साहब के लिए तो सारे मामलात सेटअप पहले से तैयार थे, कोई मुश्किलात नहीं हुई, उन्होंने आसानी से इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। लेकिन मुझे बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। मेरे पीछे 2 काले बिल्ले लग गए थे। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मुश्किल इंटरव्यू था। तब जाके इंटरव्यू मुकम्मल हुआ। उसके बाद जब मैं ऑफ़िस आया तो 3 दिन तक मेरे हाथ ट्वीटी के परों की तरह यूँ अकड़े रहे। 3 दिन बाद जाके वो हाथ ठीक हुए। तो ये होती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और इस तरह के ख़तरनाक इंटरव्यू। आप क्या समझते हैं ये कि संभव कहाँ हुआ इंटरव्यू है लिया क्या? आपने? हामिद साहब का इंटरव्यू दुनिया के लिए मौजूद है, देखने के लिए चला चैनल्स के ऊपर। आपने जो बग्स बनी का इंटरव्यू लिया, वो कहाँ है? वो कहाँ चला? मेरे मुन्ने मियाँ, आप सोते रहिए, आपको पता ही नहीं। आप
किस मुँह से? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा किस मुँह से आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने का दावा कर रहे हैं। आपको शायद याद हो कि जिन दिनों ये इंटरव्यू मेरा हुआ था, तो सीएनएन को इस बात का पता चल गया था। सीएनएन ने मेरी तरफ बहुत सारे पैगामात भिजवाए, कभी कबूतर भेजे, मुख्तलिफ ज़राए से मेरे तात मुझ तक पैगामात भिजवाते गए कि प्लीज़ ये टेप हमें दे दे। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपको क्या पता वो इतना धमाका खेज़ इंटरव्यू था, मैं कभी सीएनएन को वो ना भेजता। मैंने उस इंटरव्यू की टेप को हमेशा अपने सीने से लगाकर नेफे में रखा। यकीन जानिए, अगर मेरे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस ना आता, मैं ये कदम नहीं उठाता। एक दिन मुझे गैस का 300 ज़ायद का बिल आया, मुझे आखिर फैसला करना पड़ा कि ये टेप मुझे बेचनी पड़ेगी। मैंने डॉलर्स में भारी रकम के एवज़ वो टेप सीएनएन को बेच दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब मैं क्रेडिबल सहाफ़ी हूँ और सीएनएन ने मुझसे वो टेप बगैर चेक किए ले ली। असल में मेरे नेफे में 2 टेप थी, एक तो वो इंटरव्यू वाली टेप थी और एक दूसरी टेप थी। गलती से वो दूसरी टेप सीएनएन ने बगैर सोचे समझे, बगैर चेक किए हुए ऑन एयर कर दी। वो टेप ऐसी चली कि धमाका खेज अंदाज से चली। सीएनएन की वाह वाह हो गई। सीएनएन पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में वायरल हो गया और उन दिनों तमाम दुनिया ने बशमूल पाकिस्तानियों ने उस धमाका खेज वीडियो को सीएनएन पे हमेशा जब भी देखा यूं कपड़ा लगा कर देखा।